जब हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखते हैं तो नंबर्स बड़े ठोस और हतमी लगते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर उन नंबर्स के पीछे बहुत से इंतखाब, अंदाजे और यहां तक कि कहानियां भी छुपी हों? आज के इस तज्जिए में हम यही खोज लगाएंगे कि मुनाफा कितना सच है और कितना एक इंतखाब। तो चलें इस सबसे अहम सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे तज्जिए की बुनियाद है। क्या किसी कंपनी का मुनाफा एक ऐसी हकीकत है जिसे बस कैलकुलेट किया जाता है, या फिर ये एक ऐसी कहानी है जिसे मैनेजमेंट अपने फैसलों और अंदाजों से बनाती है? मुझे उम्मीद है कि इसके आखिर तक इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। अक्सर लोग समझते हैं कि गैप और आईएफआरएस जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सख्त कानून का मजमुआ है, लेकिन सच तो ये है कि ये पत्थर पर लकीर नहीं है। ये एक फ्रेमवर्क है, यानी रहनुमा उसूलों का एक सेट जो कंपनियों को लचक देते हैं ताकि वो अपने माली लेन देन को इस तरह रिपोर्ट करें जो उनके बिजनेस की हकीकत को बेहतरीन तरीके से दिखाए। अच्छा, इससे पहले कि हम ये देखें कि चीज़ें कहाँ गड़बड़ हो सकती हैं, पहले ये समझ लें कि एक मिसाली सूरत हाल क्या होती है। आला मयार की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है ऐसी मालूमात देना जो मुकम्मल तौर पर शफ़ाफ और मुफीद हों। यही हमारा बेंचमार्क है, वो पैमाना जिससे हम बाकी सबको जांचेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काली या सफेद नहीं होती। ये एक स्पेक्ट्रम है। एक सिरे पर हमारे पास बिल्कुल साफ सुथरी और पायदार रिपोर्टिंग है, दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत रिपोर्ट्स हैं, और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जहां ज्यादातर कहानी सुनाने का अमल होता है। तो सवाल यह है कि मैनेजमेंट ये कहानी सुनाने का काम आखिर करती कैसे है? इनके पास एक टूल किट या अकाउंटिंग के मुख्तलिफ इंतखाब और अंदाजे हैं जिन्हें वो रिपोर्ट किए गए नंबर्स पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए उनमें से कुछ अहम टूल्स पर एक नज़र डालते हैं। ये बहुत सादा लगता है ना? लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। सोचें, अगर कोई कंपनी सहमाही के आखिरी दिन एफओबी शिपिंग पॉइंट की शर्त पर सामान भेजती है तो वो रेवेन्यू उसी सहमाही में बुक कर सकती है, और अगर वो उसे एफओबी मंजिल में बदल दें तो रेवेन्यू अगले दिन तक बुक नहीं हो सकता, जो कि अगली सहमाही है। सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली से मुनाफा एक पीरियड से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है। एक और क्लासिक टूल इन्वेंट्री की लागत का हिसाब लगाने का तरीका है। क्या कंपनी ये मानती है कि वो अपनी सबसे पुरानी चीजें पहले बेचती है, यानी फीफो, या वो तमाम आइटम्स की औसत लागत लेती है, यानी वेटेड एवरेज? ये दोनों तरीके मुकम्मल तौर पर काबिल कबूल हैं, लेकिन इनके नताइज में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। यहां देखें इसका अमली असर कितना बड़ा है। सेल्स बिल्कुल वही है, $5,000, लेकिन सिर्फ इन्वेंट्री का तरीका फाइफो से वेटेड एवरेज में बदलने से ग्रॉस प्रॉफिट $1,850 से कम होकर $1,520 रह जाता है। ये $330 का फर्क है जो सिर्फ एक अकाउंटिंग के इंतखाब की वजह से पैदा हुआ, कारोबार में किसी हकीकी तब्दीली की वजह से नहीं। ये बहुत ताकतवर चीज़ है। अब हम इंतखाब से अंदाज़ों की दुनिया में आते हैं। ये एक हकीकी दुनिया की मिसाल है। कंपनी अंदाज़ा लगाती हैं कि उनके कितने पैसे जो मार्केट में हैं कभी वापस नहीं आएंगे। यहाँ एसईसी ने पाया कि कोनाग्रा की एक ज़ेली कंपनी ने जानबूझकर अपने बैड डेट रिजर्व के अंदाजे को कम कर दिया ताकि वो अपने मुनाफे के आदाफ पूरे कर सकें। और ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं थी। हम बात कर रहे हैं $7 मिलियन की। ये एक वाज़ेह मिसाल है कि किस तरह एक अंदाजे को आमदनी को मसनूई तौर पर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि जहां अंदाजे शामिल होते हैं वहां हेराफेरी का दरवाज़ा भी खुल जाता है। ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन इसका उसूल वही है। फ़र्ज़ करें एक कंपनी के पास मुस्तकबिल के टैक्स पर डिस्काउंट कूपन्स हैं। ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स हैं, लेकिन वो ये कूपन तभी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो मुस्तकबिल में मुनाफा कमाएं। तो मैनेजमेंट को अंदाज़ा लगाना होता है कि वो कितना मुनाफा कमाएंगे। अगर वो बहुत पुराउम्मीद अंदाज़ा लगाते हैं तो वो इन कूपन्स की ज़्यादा कीमत दिखा सकते हैं, जिससे उनकी आज की आमदनी ज़्यादा नज़र आती है। और फिर खुली धोखाधड़ी भी होती है। वर्ल्डकॉम ने अपने सबसे बड़े अखराजात यानी नेटवर्क चलाने की लागत लिए और इन्हें अखराजात के बजाय असासों के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई अपने महीने के राशन के बिल को अपने घर की कीमत में शामिल कर दे। इसने उनकी माली तस्वीर को मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया और ये तारीख के सबसे बड़े अकाउंटिंग स्कैंडल्स में से एक बन गया। अब ज़रा डिप्रिसिएशन को देखें। एक ही मशीन की कुल लागत को वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ तरीकों से खर्च में डाला जा सकता है। स्ट्रेट लाइन में हर साल एक ही रकम खर्च होती है। एक्सेलरेटेड तरीके जैसे डबल डिक्लाइनिंग शुरू में ज़्यादा खर्च रिकॉर्ड करते हैं और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इसे इस्तेमाल की बुनियाद पर तकसीम करता है।
ان طریقوں کا سال بسال منافع پر اثر بہت مختلف ہوتا ہے۔ اسٹریٹ لائن سے ایک ہموار، قابل پیشن گوئی خرچ پیدا ہوتا ہے۔ ڈبل ڈکلائننگ شروع میں منافع کو کم کرتا ہے اور بعد میں بڑھاتا ہے، اور یونٹس آف پروڈکشن پیداوار کے ساتھ اتار چڑھاؤ کرتا ہے، اور یہ انتخاب مکمل طور پر مینجمنٹ پر منحصر ہے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کیوں؟ آخر مینجمنٹ کو ان نمبرز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اس کی وجوہات بہت طاقتور ہیں۔ تجزیہ کاروں کی توقعات کو پورا کرنے کا دباؤ ہوتا ہے۔ سٹاک کی قیمتیں اور مینجمنٹ کے بونس اکثر انہی نمبر سے جڑے ہوتے ہیں۔ انہیں قرض دینے والوں کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے اور اپنے کیریئر کی بھی فکر ہوتی ہے۔ ان تمام ترغیبات کے ساتھ یہ دیکھنا آسان ہے کہ وہ قوانین کے اندر موجود لچک کو اپنے فائدے کے لیے کیوں استعمال کرنا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فائنینشل رپورٹس کو ایک تجزیہ کار کی طرح پڑھنا سیکھنا ہوگا، ایک صحت مند شکوک و شبہات کے ساتھ۔ ہمیں صرف آخری نمبر پر نہیں بلکہ اس کے پیچھے کی کہانی پر توجہ دینی ہوگی۔ ایک تجزیہ کار کن سوالات پر غور کرتا ہے؟ مثال کے طور پر، اگر اکاؤنٹس ریسیویبل سیل سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو شاید کمپنی بہت جلدی ریونیو تسلیم کر رہی ہے۔ اگر وہ اچانک اپنے اثاثوں کی متوقع عمر بڑھا دیتے ہیں تو شاید وہ موجودہ اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ سرخ جھنڈے ہیں جو گہرائی میں جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے ابتدائی سوال پر واپس آتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ منافع ہمیشہ ایک سادہ حقیقت نہیں ہوتا، یہ انتخاب اور اندازوں سے بھری ایک کہانی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کسی انکم سٹیٹمنٹ کو دیکھتے وقت صرف باٹم لائن پر رکنا کافی نہیں، سوال پوچھنا اور کہانی کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جاننا کہ وہ اس نمبر تک کیسے پہنچے خود اس نمبر سے کہیں زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔